नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th भूगोल का पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग के तीसरे भाग को, जिसका नाम है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे लिए जंगल और जंगल में रहने वाले जानवर क्यों महत्वपूर्ण हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और इसमें हमें कई सारे टॉपिक पढ़ने हैं, तो हम एक एक करके सभी टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वन क्या होता है। तो देखो, मान लो कि ये एक बड़ी जमीन है और इस जमीन पर बहुत सारे पेड़ पौधे और झाड़ियां उग गई, तो इसी को हम वन कहेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधे एवं झाड़ियों द्वारा ढके होते हैं। अब देखो, जो वन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक वन और दूसरा मानव निर्मित वन। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्राकृतिक वन को। तो वे वन जो स्वतः यानी कि अपने आप विकसित होते हैं उसे प्राकृतिक वन कहते हैं। आपने कभी न कभी देखा होगा कि एक कोई जमीन का टुकड़ा होता है और उस जमीन पर अपने आप पेड़ पौधे उग जाते हैं। तो जो प्राकृतिक वन होता है वो ऐसे ही विकसित होता है। तो अब हम समझते हैं मानव निर्मित वन को। तो वे वन जो मानव के द्वारा विकसित किए जाते हैं उसे मानव निर्मित वन या वानिकी कहा जाता है। जैसे कि ये एक जमीन का टुकड़ा है और इस जमीन पर कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा पेड़ लगाए, तो ये सब पेड़ जब बड़ा हो जाएगा तो ये एक वन का रूप ले लेगा। तो जो मानव निर्मित वन होता है वो ऐसे ही विकसित होता है। तो देखो, अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। तो अब हम इसे समझ लेते हैं। तो देखो, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वन की। तो वन विस्तार के नजरिए से भारत विश्व का 10वां देश है और भारत में लगभग 68 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके बिहार बोर्ड की किताब में गलत बताया गया है। किताब में मिलियन की जगह पर करोड़ लिख दिया गया है। तो भारत में लगभग 68 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वन विस्तार है और अगर इसे करोड़ में बोले तो 6.8 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन विस्तार है। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर भारत वन विस्तार के नजरिए से विश्व में 10वां नंबर पर आता है तो पहले नंबर से लेकर 9वें नंबर तक कौन कौन सा देश आता है। तो देखो, पहले नंबर पर रूस आता है और रूस के पास 809 मिलियन हेक्टेयर पर वन क्षेत्र है। दूसरे नंबर पर ब्राजील आता है और ब्राजील के पास 478 मिलियन हेक्टेयर पर वन क्षेत्र है। तीसरे नंबर पर कनाडा आता है और कनाडा के पास 310 मिलियन हेक्टेयर पर वन क्षेत्र है। चौथे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका आता है और अमेरिका के पास 303 मिलियन हेक्टेयर पर वन क्षेत्र है। पांचवें नंबर पर चीन आता है और चीन के पास 197 मिलियन हेक्टेयर पर वन क्षेत्र है। छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है और ऑस्ट्रेलिया के पास 164 मिलियन हेक्टेयर पर वन क्षेत्र है। सातवें नंबर पर कांगो आता है और कांगो के पास 134 मिलियन हेक्टेयर पर वन क्षेत्र है। आठवें नंबर पर इंडोनेशिया आता है और इंडोनेशिया के पास 88 मिलियन हेक्टेयर पर वन क्षेत्र है। नौवें नंबर पर पेरू आता है और पेरू के पास 69 मिलियन हेक्टेयर पर वन क्षेत्र है। और 10वें नंबर पर तो अपना भारत ही आता है और भारत के पास 68 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र है। अब देखो, एक संगठन है FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसने वानिकी को लेके एक रिपोर्ट तैयार किया था और इसके रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1948 ईस्वी में विश्व में 4 अरब हेक्टेयर वन क्षेत्र था, लेकिन 1963 ईस्वी में ये घटकर 3.8 अरब हेक्टेयर हो गया और 1990 ईस्वी में सिर्फ 3.4 अरब हेक्टेयर वन क्षेत्र बच गया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सारे पेड़ काटे गए होंगे। लेकिन इसके बाद पूरे विश्व भर में लोगों ने पेड़ लगाना भी शुरू किया और इसका फायदा 2005 ईस्वी में देखने को मिला। हुआ ये कि 2005 ईस्वी में कुल वन क्षेत्र 3.952 अरब हेक्टेयर हो गया। आप बोल सकते हो कि लगभग 4 अरब हेक्टेयर हो गया, जो 1948 ईस्वी के वन क्षेत्र के समान था। अब देखो, पूरे विश्व भर में 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र है, तो ये विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 30% है, जो कि अच्छा है, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए टोटल जमीन के 33% हिस्से पर वन होना जरूरी होता है और पूरे विश्व के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 30% हिस्सों पर वन है। 3% कम है लेकिन फिर भी अच्छा है। लेकिन अगर हम बात करें भारत की, तो 2001 के रिपोर्ट के अनुसार भारत के 19.27% भौगोलिक क्षेत्र पर ही वन विस्तार था और 2005 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र के 20.60% हिस्सों पर वन विस्तार था। अब देखो, भारत में वनों का विस्तार एक समान नहीं है, यानी कि भारत में किसी राज्य में कम वन है तो किसी राज्य में ज़्यादा वन है। लेकिन अगर हम पेड़ पौधों के हिसाब से बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे आगे है, क्योंकि यहाँ 90.3% भौगोलिक क्षेत्र में वन विस्तार है।
अब देखो, आपने कभी न कभी देखा होगा कि किसी किसी जगह पर पेड़ पौधे बहुत घने होते हैं और किसी किसी जगह पर कम घने होते हैं। तो अगर हम पेड़ पौधों के घनत्व के आधार पर बात करें, तो वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को 5 वर्गों में रखा गया है। पहला अत्यंत सघन वन, दूसरा सघन वन, तीसरा खुले वन, चौथा झाड़ियाँ एवं अन्य वन और पांचवा मैंग्रोव वन। तो इन पांचों को हम एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं अत्यंत सघन वन को। तो किसी भूमि क्षेत्र में वृक्षों का घनत्व 70% से अधिक होता है तो उसे अत्यंत सघन वन कहा जाता है। भारत में अत्यंत सघन वन का विस्तार 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% है। अत्यंत सघन वन असम और सिक्किम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्यों में है। तो अब हम समझते हैं सघन वन को। तो किसी भूमि क्षेत्र में वृक्षों का घनत्व 40% से लेकर 70% तक होता है, उसे सघन वन कहा जाता है। भारत में सघन वन का विस्तार 73.60 लाख भूमि क्षेत्र पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3% है। ये जो सघन वन है वो हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र एवं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में है और इन सभी जगहों पर वनों का घनत्व लगभग 62.99% है। तो अब हम समझते हैं खुले वन को। तो किसी वन क्षेत्र में वृक्षों का घनत्व 10% से लेकर 40% तक होता है, उसे खुला वन कहा जाता है। भारत में खुले वन का विस्तार 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.12% है। खुले वन का विस्तार कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ जिलों में और आसाम के 16 आदिवासी जिलों में है। और आसाम के आदिवासी जिलों में वृक्षों का घनत्व 23.89% है। तो अब हम समझते हैं झाड़ियाँ एवं अन्य वन को। तो किसी भूमि क्षेत्र में वृक्षों का घनत्व 10% से कम होता है, उसे झाड़ियाँ एवं अन्य वन कहा जाता है। भारत में झाड़ियाँ एवं अन्य वन का विस्तार 2.459 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8.68% है। झाड़ियाँ एवं अन्य वन का विस्तार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के मैदानी भागों में है। इसके अलावा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो अब हम समझते हैं मैंग्रोव वन को। तो मैंग्रोव वन को तटीय वन भी कहा जाता है, यानी कि समुद्र के तटीय क्षेत्र पर जो वन होते हैं उसे मैंग्रोव वन कहा जाता है। अब देखो, विश्व में जितने भी तटीय वन क्षेत्र है उसका मात्र 5% हिस्सा भारत में है और ये जो 5% तटीय वन क्षेत्र है उसमें 4500 किलोमीटर क्षेत्र आता है, जो भारत के समुद्र तटीय राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। अब देखो, भारत के पास 5% तटीय वन क्षेत्र है और लगभग इसका आधा क्षेत्र सिर्फ पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, गोवा, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, केरल और दमन द्वीप में मैंग्रोव वन पाया जाता है। अब देखो, भारत में मैंग्रोव वन का विस्तार 4.4 लाख हेक्टेयर भूमि पर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 0.14% है। अब देखो, मैं यहाँ पर आपको कुछ फैक्ट बता रहा हूँ जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला फैक्ट ये है कि भारत के कुल वनाच्छादित क्षेत्र यानी कि जंगलों या पेड़ों से ढका हुआ क्षेत्र का 25.11% वन क्षेत्र पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में है। दूसरा फैक्ट ये है कि भारत के जो 188 आदिवासी जिले हैं वहाँ पर देश के कुल जंगलों का 60.11% हिस्सा मौजूद है। तीसरा फैक्ट ये है कि भारत में जंगलों के मामले में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आता है। देश के कुल वन क्षेत्र का 11.22% हिस्सा सिर्फ मध्य प्रदेश में है। वहीं दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर देश के कुल वन क्षेत्रों का 10.1% हिस्सा है। तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर देश के कुल वन क्षेत्रों का 8.25% हिस्सा है। चौथे नंबर पर उड़ीसा है। यहाँ पर देश के कुल वन क्षेत्रों का 7.18% हिस्सा है। पांचवें नंबर पर महाराष्ट्र है। यहाँ पर देश के कुल वन क्षेत्रों का 7.1% हिस्सा है। और चौथा फैक्ट ये है कि वन विकास में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। अब देखो, हम बिहार के वन विस्तार के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, बिहार विभाजन के बाद बिहार में वन विस्तार दयनीय स्थिति में आ गई, क्योंकि अभी के समय पर बिहार में ज़्यादातर भूमि कृषि योग्य है। लेकिन अगर हम वन की बात करें तो बिहार में मात्र 6764.14 हेक्टेयर में ही वन क्षेत्र बचा है और ये बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.1% हिस्सा है। बिहार के 38 जिलों में से 17 जिलों में वन क्षेत्र खत्म हो गया है, लेकिन बिहार में अभी भी कुछ जिले हैं
जहां पर वन क्षेत्रों की स्थिति काफ़ी बेहतर है, जैसे कि पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, गया, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद। इन सब जिलों में वनों की स्थिति बेहतर है। अब देखो, हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा कि वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को 5 वर्गों में बांटा गया है, लेकिन अब हमें समझना है कि प्रशासकीय दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में रखा गया है। तो प्रशासकीय दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में रखा गया है। पहला आरक्षित वन, दूसरा रक्षित वन और तीसरा अवर्गीकृत वन। तो अब हम इन तीनों को एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं आरक्षित वन को। तो जो वन जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं उसे आरक्षित वन कहा जाता है। और ये जो आरक्षित वन होते हैं, इसमें ना तो कोई लकड़ियां काट सकता है और ना ही कोई पशुचारण करवा सकता है, क्योंकि ये आरक्षित वन वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सबसे अधिक अच्छा माना जाता है। और देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र यानी कि 54% वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। और ये जो आरक्षित वन है वो हमें मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में देखने को मिलता है। तो अब हम समझते हैं रक्षित वन को। तो इस वन क्षेत्र में विशेष नियमों के अधीन वहाँ के स्थानीय लोगों को पशु चराने और सीमित रूप से लकड़ी काटने का सुविधा दिया जाता है, लेकिन वनों का अत्यधिक नुकसान नहीं हो इसके लिए इस वन की भी सुरक्षा की जाती है। और देश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा यानी कि 29% वन रक्षित वन है। और ये जो रक्षित वन है वो हमें मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान जैसे राज्यों में देखने को मिलता है। तो अब हम समझते हैं अवर्गीकृत वन को। तो आरक्षित वन और रक्षित वन के अलावा जितने भी जंगल, बंजर भूमि या वृक्षों वाले क्षेत्र है वो सब अवर्गीकृत वन है। और ये जो अवर्गीकृत वन है इसका मालिक सरकार भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है या कोई समुदाय भी हो सकता है। और इस प्रकार के वनों में लकड़ी काटने, पशुओं को चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। और देश के कुल वन क्षेत्र का 17% हिस्सा अवर्गीकृत वन है। और ये वन हमें पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में देखने को मिलता है। अब देखो, यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि आरक्षित वन और रक्षित वन दोनों को मिलाकर अस्थायी वन कहा जाता है। और आरक्षित वन एवं रक्षित वन का सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। मतलब कि मध्य प्रदेश में 100% वन है, तो उसमें से 75% हिस्सा अस्थायी वन है, यानी कि आरक्षित और रक्षित वन है। तो हमने यहाँ प्रशासकीय दृष्टि से वनों के वर्गीकरण को अच्छे से समझ लिया है। तो अब हमारा अगला जो टॉपिक है वह है वन संपदा एवं वन्य जीवों का ह्रास एवं संरक्षण। तो देखो, वन संपदा तथा वन्य जीवों का ह्रास यानी कि विनाश को हम पहले समझते हैं, फिर उसके बाद हम इसके संरक्षण यानी कि इसको कैसे बचाया जाए उसको समझेंगे। तो देखो, वन संपदा तथा वन्य जीवों के विनाश के कई कारण हैं, जैसे कि पहला पशुचारण। तो होता यह है कि जब बहुत ज़्यादा पशुचारण होता है तो जंगल धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्योंकि जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उसे पशु खा लेते हैं, फिर वो छोटा पौधा पेड़ नहीं बन पाता है। तो इस तरह से पशुचारण से वन धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। दूसरा है लकड़ियों का बढ़ता उपयोग। तो होता यह है कि अभी के समय में ज़्यादातर चीज़ें लकड़ियों से बनती है, जैसे कि कुर्सी, टेबल, फर्नीचर का सामान इत्यादि। तो इन सब के लिए पेड़ काटा जाता है और ज़्यादा पेड़ काटने से भी वन का विनाश हो रहा है। तीसरा है कृषिगत भूमि का फैलाव। तो देखो, जैसे जैसे हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे भोजन की कमी को पूरा करने के लिए ज़्यादा खेती की ज़रूरत है। इसीलिए हम जंगलों को काट के उन्हें खेती करने योग्य भूमि में बदल देते हैं। तो यहाँ पर भी जंगलों को काटा जा रहा है, जिनसे वनों का विनाश हो रहा है। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि भारत में एक सर्वेक्षण के अनुसार 1951 ईस्वी से 1980 ईस्वी के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया। चौथा है स्थानांतरित खेती या झूम खेती अथवा स्लैश और वर्ण खेती। तो होता यह है कि सबसे पहले जंगल के किसी हिस्से के पेड़ पौधों और झाड़ियों को काटा जाता है, जिसे स्लैश कहा जाता है। फिर कटे हुए पेड़ पौधों को वहीं जलाया जाता है और जलने के बाद जो राख बचती है उसे वहीं मिट्टी में मिला दिया जाता है खाद के रूप में। तो इसे बर्न कहा जाता है। फिर इस उपजाऊ जमीन पर 2-3 साल तक खेती करके फसल उगाई जाती है। और जब यह जमीन कम उपजाऊ हो जाती है तो किसान इस जगह को छोड़कर जंगल के किसी दूसरे जगह पर चले जाते हैं और वहां पर यही प्रक्रिया दोहराते हैं। तो इसे स्थानांतरित या झूम खेती कहा जाता है। तो इसमें भी पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, जिनसे वन का विनाश हो रहा है। पांचवा है खनन कार्य। तो होता यह है कि ज़्यादातर खनिज अक्सर घने जंगलों में होते हैं
और इस खनिज को निकालने के लिए जंगलों को काट दिया जाता है, जिनसे वनों का विनाश हो रहा है। इसके अलावा जंगल में रहने वाले कई प्रजाति होते हैं जिनके प्राकृतिक आवासों का भी नुकसान होता है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पश्चिम बंगाल के डोलोमाइट का खनन। तो हुआ यह था कि पश्चिम बंगाल के डोलोमाइट के खनन के वजह से जंगल को तो भारी नुकसान पहुंचा ही, और साथ ही साथ बक्सा टाइगर रिजर्व को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। वहां पर रहने वाले कई सारे प्रजातियों के प्राकृतिक आवास पूरी तरह से बाधित हो गया। छठा है औद्योगिक कार्य। तो देखो, जब बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाना होता है तो जंगलों को ही काटकर फैक्ट्री लगाया जाता है, जिसके चलते भी वनों का विनाश हो रहा है। सातवां है नगरीकरण। तो देखो, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो जो लोग हैं वो रहने के लिए गांव के आसपास के जंगलों को काटकर एक छोटा सा गांव बना रहे हैं, और यदि किसी बड़े शहर का निर्माण करना हो तो बड़े स्तर पर जंगलों की कटाई होती है, तो इससे भी वनों का विनाश हो रहा है। इसके अलावा और कई सारे कारण हैं वन विनाश के, जैसे कि रेल मार्ग निर्माण, सड़क निर्माण इत्यादि। अब देखो, कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत में कई क्षेत्रों में संवर्धन यानी कि एनरिचमेंट वृक्षारोपण होता है। मतलब कि किसी प्राकृतिक वन क्षेत्र में सभी पेड़ पौधों को हटाकर वहां बड़े पैमाने पर सिर्फ एक ही पेड़ लगाया जाता है, जिसकी बाजार में बहुत ज़्यादा मांग होती है और उस लकड़ी की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी को संवर्धन वृक्षारोपण या इनरिचमेंट प्लांटेशन कहते हैं। और ये जो संवर्धन वृक्षारोपण है, इसकी वजह से पेड़ों की दूसरी प्रजातियां खत्म होते जा रही है। जैसे कि दक्षिण भारत में सागवान के एकल रोपण से, यानी कि सिर्फ सागवान के पेड़ लगाने से अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए हैं। ठीक इसी तरह से हिमालय क्षेत्र में चीन पाइन के रोपण से हिमालय ओक और रोडोडेंड्रॉन वनों का नुकसान हुआ है। ये जो उदाहरण अभी हमने देखे हैं वो एकल वृक्षारोपण से पेड़ों की दूसरी प्रजाति खत्म होने का है। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जिसको बहुत ज़्यादा उपयोग करने से वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। जैसे कि हिमालय यब। ये जो हिमालय यब है वो एक प्रकार का चीड़ का वृक्ष है, और ये एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। और ये जो चीड़ का पेड़ है यानी कि हिमालय यब, इसके छाल, पत्तियां, टहनियों और जड़ों से एक रसायन निकलता है, यानी कि एक केमिकल निकलता है जिसे टैक्सोल कहा जाता है। और ये जो टैक्सोल है इसे कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, और पूरे विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर की दवा इसी टैक्सोल से बनाई जाती है। इसीलिए हिमालय यब पेड़ का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, जिस वजह से पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हिमालय यब के हजारों पेड़ विलुप्त हो चुके हैं। अब देखो, हमारे देश में लगभग 81,000 वन्य प्राणी की उपजातियां और लगभग 47,000 वनस्पति की उपजातियां पाई जाती है। और ये जो 47,000 वनस्पति की उपजातियां हैं उसमें से लगभग 15,000 उपजातियां भारतीय मूल की है। अब देखो, भारत में 744 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है और 22,531 प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है। ये एक तालिका है और इसमें आप देख सकते हैं भारत में विलुप्त हो रहे जीव जंतुओं की संख्या को। तो जो पेड़ पौधे हैं उसकी 384 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है और 19,079 प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है। जो मछलियां हैं उसकी 21 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है और 343 प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है। इसी तरह से आप इस तालिका को एक बार ध्यान से देख लेना। अब देखो, भारत में विलुप्त होने के खतरे से घिरे कुछ प्राणी हैं, जैसे कि कृष्णासार, चीतल, भेड़िया, अनूप मृग, नीलगाय, भारतीय कुरंग, बारहसिंहा, चीता, गेंडा, गिर सिंह, मगरमच्छ, हंसावार, हवासील, सारंग, श्वेत सारस, घूसर बोगला, पर्वतीय बटेर, मोर, हरा सागर कछुआ, कछुआ, डियूगांग, लाल पांडा इत्यादि। ये सब प्राणी विलुप्त होने के कगार पर है। अब देखो, ये जो वन्य जीव है वो क्यों विलुप्त हो रहे हैं, तो इसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला, प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण, दूसरा प्रदूषण जनित समस्या, और तीसरा आर्थिक लाभ। तो हम इन तीनों को एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्राकृतिक आवास का अतिक्रमण। तो देखो, जो वन्य जीव का प्राकृतिक घर है, जैसे कि जंगल, मैदान, नदियाँ, तालाब, वेटलैंड, पहाड़ इत्यादि, ये सब इंसानों की वजह से छिनते जा रहे हैं, क्योंकि इंसान की जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ रही है, जिस वजह से लोगों के पास रहने के लिए घर कम पड़ रहे हैं। तो जो लोग हैं वो जंगल काटकर घर बना रहे हैं। इस सब के अलावा फैक्ट्रियाँ लगना, शहरों का बढ़ना, बड़े बांध बनना, सड़कों का विकास होना इत्यादि, तो इन सब के लिए भी जंगल काटे जा रहे हैं। और जब वन्य जीवों के लिए रहने की जगह ही नहीं बचेगी
तो उसके सामान्य विकास और प्रजनन क्षमता में भारी कमी आ गई है। तो अब हम समझते हैं प्रदूषण जनित समस्या को। तो देखो, बढ़ता हुआ प्रदूषण वन्य जीवों के खत्म होने का एक बड़ा कारण है, क्योंकि ये जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है, इसकी वजह से पराबैंगनी किरणें, अम्ल वर्षा और हरित गृह प्रभाव पर असर पड़ा है। इसके अलावा हवा, पानी, मिट्टी के प्रदूषित होने से पेड़ पौधे और जानवरों का जीवन चक्र यानी कि लाइफ साइकिल बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। और जीवन चक्र पूरा किए बिना पौधा या जीव जन्म ही नहीं ले पा रहे हैं, जिस वजह से वास स्थान उपलब्ध रहने के बावजूद भी वन्य जीव धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। तो अब हम समझते हैं तीसरे प्रमुख कारण को, जो कि है आर्थिक लाभ। तो देखो, पैसों के लालच में वन्य जीवों का अवैध शिकार और तस्करी हो रहा है। रंग बिरंगी तितलियां, मेंढकों, पक्षियों, जंगली जानवरों, कछुआ, तोता एवं स्थानीय परिंदों को पकड़कर बेचा जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कालाबाजारी होती है और चीन ऐसे वन्य जीवों की कालाबाजारी का प्रमुख केंद्र है। और आर्थिक लाभ के लिए खास प्रजातियों के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है, जिसकी वजह से कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। अब देखो, वर्तमान में वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में संकटग्रस्त पौधों की प्रजातियों का लिस्ट बनाने का काम सबसे पहले 1970 ईस्वी में हुआ था, और इस काम को 2 संस्थाओं ने मिलकर किया था। पहली संस्था थी BSI यानी कि बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और दूसरी थी FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर एक लिस्ट तैयार किया और उस लिस्ट का नाम रेड डेटा बुक रखा गया। इसके अलावा इन दोनों संस्थाओं ने एक और लिस्ट तैयार किया, जिसमें इन्होंने असाधारण या दुर्लभ पौधों के बारे में बताया, और इस लिस्ट का नाम ग्रीन बुक रखा गया। अब ये जो रेड डेटा बुक है वो क्या है? तो ये एक ऐसी किताब है जो संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में जानकारी देता है, और इसके कई मुख्य काम हैं। जैसे कि पहला काम ये है कि सामान्य प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे से सावधान करना। दूसरा काम ये है कि संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान करना और उन्हें चिन्हित करना। तीसरा काम ये है कि विश्व स्तर पर संकटग्रस्त जीवों की स्थिति की तुलना करके चेतावनी देना। और चौथा काम ये है कि स्थानीय स्तर पर इन संकटग्रस्त जीवों को पहचानना और उन्हें बचाने के लिए कार्यक्रम को प्रोत्साहन करना। ये सब रेड डेटा बुक के मुख्य काम हैं। अब देखो, हमने अभी जो पढ़ा है वो राष्ट्रीय स्तर पर था और हमने उसमें भारत की बात की। लेकिन अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, तो वन्य जीवों को बचाने के लिए दुनिया में एक सबसे बड़ी संस्था है, जिसका नाम है IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। ये नाम इतना बड़ा है कि इसका एक और छोटा नाम रखा गया। मतलब कि IUCN का दूसरा नाम वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन यानी कि विश्व संरक्षण संघ है। और इन संस्था ने विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों के जातियों को चिन्हित किया है, उसे अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया है। जैसे कि पहला है सामान्य श्रेणियाँ। तो ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या पर्यावरण में बिल्कुल सामान्य है और इसके जिंदा रहने में कोई खतरा नहीं है, जैसे कि पशु, साल, चीर, कृंतक यानी कि कुतरने वाले जीव इत्यादि। दूसरा है संकटग्रस्त जातियाँ। तो ये वो जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है और जिन विषम परिस्थितियों के कारण इसकी संख्या कम हुई है, यदि वो जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। जैसे कि काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, पूंछ वाला बंदर, संघाई यानी कि मणिपुरी हिरन इत्यादि। इन सब पे लुप्त होने का खतरा है। तीसरा है सुवेधीय जातियाँ। तो ये वो जातियाँ हैं जिनकी संख्या लगातार घट रही है और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकते हैं, जैसे कि नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा की डॉल्फिन इत्यादि। इन सब की संख्या लगातार घट रही है। चौथा है दुर्लभ जातियाँ। तो ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या पहले से ही बहुत कम है, लेकिन इसकी संख्या लगातार घटते जा रही है, और यदि इसको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियाँ परिवर्तित नहीं होती है तो यह भी संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। पांचवा है स्थानिक जातियाँ। तो ये वे जातियाँ हैं जो किसी विशेष भौगोलिक या प्राकृतिक सीमा के अंदर ही पाए जाते हैं, यानी कि ये दुनिया में हर जगह नहीं मिलते हैं, सिर्फ एक खास इलाके में ही मिलते हैं, जैसे कि अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर, अरुणाचल के मिथुन इत्यादि। छठा है लुप्त जातियाँ। तो ये वे जातियाँ हैं जो किसी स्थानीय क्षेत्र, पूरे देश, महाद्वीप या पूरी दुनिया में हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है।
क्योंकि जब इसके रहने के आवासों में इसे खोजा गया तो ये अनुपस्थित पाई गई, जैसे कि एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाला बतख, डोडो पक्षी इत्यादि। ये सब पृथ्वी पर से विलुप्त हो चुके हैं। अब देखो, संकटग्रस्त जीवों को बचाने के लिए यानी कि संकटग्रस्त जीवों के संरक्षण के लिए मुख्यतः दो तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। पहला इन सीटू और दूसरा एक्स सीटू। तो जो इन सीटू है उसमें होता यह है कि जब वन्य जीवों को उनके अपने ही प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है तो उसे इन सीटू कहते हैं, और इसके लिए एक बहुत बड़े जमीनी हिस्से को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है जहां इंसानों के शिकार करने या पेड़ काटने पर रोक होती है। और जो एक्स सीटू है उसमें होता यह है कि जब किसी जीव पर विलुप्त होने का भारी खतरा मंडरा रहा हो तो उसे उसके प्राकृतिक घर से निकालकर इंसानों द्वारा बनाए गए कृत्रिम आवास में सुरक्षित रखा जाता है, उसे एक्स सीटू कहते हैं। अब देखो, वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए जो संरक्षित क्षेत्र होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है विहार या अभयारण्य, और तीसरा है जैव मंडल। तो जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सरकार के द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित क्षेत्र होता है और इस उद्यान में बाहरी हस्तक्षेप वर्जित होता है, यानी कि किसी भी तरह के इंसानी गतिविधि की बिल्कुल छूट नहीं होती है। हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 85 है, और जो विहार क्षेत्र या अभयारण्य है वो भी एक सुरक्षित क्षेत्र होता है जहां वन्य जीव बिल्कुल सुरक्षित ढंग से रहते हैं, और इस क्षेत्र में कुछ कामों को लेकर सीमित छूट होती है, जैसे कि खेती करना, वन उत्पाद इकट्ठा करना, मछली पकड़ना इत्यादि। भारत में अभयारण्य की संख्या 448 है, और बिहार में बेगूसराय का कांवड़ झील और दरभंगा का कुशेश्वर स्थान ये दोनों अभयारण्य के रूप में चिन्हित किया गया है। और जो जैव मंडल है वो एक बहुत ज़्यादा बड़ा क्षेत्र होता है जहां प्राथमिकता के आधार पर जैव विविधता के संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं और जैव विविधता के आनुवांशिकी विविधता के रूप में संरक्षित रखने का कार्यक्रम चलाया जाता है। विश्व में 65 देशों में करीब 243 सुरक्षित जैव मंडल क्षेत्र है और भारत में जैव मंडल क्षेत्र की संख्या 14 है। अब मैं यहाँ पर आपको 3 तालिका दिखा रहा हूँ जो भारत के राज्य के अनुसार प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य हैं। तो आप लोग इसे एक बार ध्यान से देख लेना। तो ये है पहली तालिका, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके ये तालिका देख सकते हैं। तो ये है दूसरी तालिका, तो आप इसे भी वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और ये है तीसरी तालिका, तो आप लोग इन तीनों तालिकाओं को एक बार ध्यान से देख लेना। अब देखो, वन्य जीवों की घटती संख्या को देखते हुए सरकार ने 2 मुख्य काम किए। पहला प्रजनन केंद्र बनाना और दूसरा शिकार पर रोक लगाना। तो हम इन दोनों को एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रजनन केंद्र को। तो जब परिस्थितियां खराब होती है तो कुछ जीवों की प्रजनन दर कम हो जाती है और इस वजह से वो संकटग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए वन्य जीव को बचाने के लिए सरकार प्रजनन केंद्र बनाती है। हमारे देश में मध्य प्रदेश में पर्यावरण बदलाव के कारण घड़ियालों की संख्या कम हो गई थी, इसलिए उन्हें बचाने के लिए मध्य प्रदेश के मुरैना में एक घड़ियाल प्रजनन केंद्र बनाया गया। ठीक इसी तरह उड़ीसा के नंदनकानन में उजले बाघ के लिए प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। तो अब हम समझते हैं शिकार पर रोक लगाना को। तो वन्य जीवों के खत्म होने का एक बहुत बड़ा कारण उनका शिकार और तस्करी भी है। लोग पैसे कमाने के लिए इनका दोहन करते हैं क्योंकि स्थानीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कालाबाजारी होती है, और इन सब को ठीक करने के लिए स्थानीय जनता में जागरूकता लाने की भी जरूरत है। जैसे कि बिहार के दरभंगा जिले का कुशेश्वर स्थान अभयारण्य, जो कि एक पक्षी विहार क्षेत्र है, वो लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण है क्योंकि यहाँ पर प्रवासी पक्षियों के शिकार एवं व्यापार पर रोकथाम के लिए स्थानीय नागरिकों ने मिलकर जागरूकता अभियान चलाया और जिला प्रशासन तथा यूनेस्को क्लब की मदद से शिकार पर रोक लगाया गया, और पक्षियों की निगरानी के लिए प्रशासन ने यहाँ पर वॉच टावर का भी निर्माण कराया। तो हमने यहाँ पर वन संपदा एवं वन्य जीवों का ह्रास एवं संरक्षण को अच्छे से समझ लिया है। तो अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है जैव अपहरण की समस्या। तो प्रकृति जनित तथा करोड़ों वर्षों के विकास की क्रिया में स्थापित आनुवंशिक गुणों में हेराफेरी को ही जैव अपहरण कहा जाता है। आसान भाषा में कहे तो जब जीवों या वनस्पतियों के आनुवंशिक गुणों को चुराकर या उनकी हेराफेरी करके एक नए पौधे या नया जीव बना लेते हैं तो उसे जैव अपहरण कहते हैं। और ये जो जैव अपहरण है उसके हमें कई सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे कि बासमती चावल का उदाहरण। तो हुआ ये कि अमेरिका में उगाई जाने वाली धान की एक प्रजाति का जर्म प्लाज्म भारत के बासमती चावल के जर्म प्लाज्म के समान है।
तो ये दिखाता है कि कैसे अमेरिका दूसरे देशों की जैव संपदा का इस्तेमाल करता है। दूसरा उदाहरण है पंट डी प्लांडरा ब्राजियनी ब्रेंजिन पौधे का। तो ये जो पौधा है वो पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है और इस पौधे में एक प्रकार का खास प्रोटीन होता है जो चीनी से 2000 गुना ज़्यादा मीठा होता है और इसमें कैलोरी भी कम होती है। अब अमेरिका ने इस मिठास वाले जिन की पहचान कर ली, तो इस जिन को मक्का के पौधे में प्रतिस्थापित करने पर रिसर्च कर रही है। और अगर अमेरिका इस रिसर्च में कामयाब हो गया तो जो देश गन्ना से चीनी बनाकर बेचते हैं उनके व्यापार के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा। अब देखो, जैव अपहरण और पर्यावरण के नुकसान को रोकने के लिए कई देशों ने कठोर कदम उठाए और हॉट स्पॉट्स की पहचान शुरू की है। तो अब ये हॉट स्पॉट्स क्या है? तो धरती पर एक ऐसा खास इलाका जहाँ पर पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की बहुत भारी संख्या पाई जाती है, लेकिन आज उन पर विलुप्त होने का बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, तो उसे ही हॉट स्पॉट्स कहा जाता है। और सबसे पहले नॉर्मन मायर्स ने 1988 ईस्वी में इन सीटू संरक्षण को प्राथमिकता देने के लिए हॉट स्पॉट्स की पहचान करने पर जोर दिया था। अब देखो, किसी भी जगह को हॉट स्पॉट्स घोषित करने के लिए मुख्य रूप से 2 शर्तें हैं। पहला शर्त यह है कि देशज प्रजातियों की संख्या का निर्धारण करना, यानी कि उस इलाके में ऐसी प्रजातियां होनी चाहिए जो सिर्फ उसी खास जगह पर मिलती हो और दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती हो। दूसरा शर्त यह है कि अधिवास पर अतिक्रमण की सीमा निर्धारित करना, यानी कि उस प्राकृतिक इलाके या जीवों के रहने की जगह पर इंसानी दखल किस हद तक हो चुका है इसका निर्धारण करना। तो हमने यहाँ पर जैव अपहरण की समस्या को अच्छे से समझ लिया है। तो अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है बाघ परियोजना। तो देखो, 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में लगभग 5500 बाघ थे, लेकिन 1973 ईस्वी तक इसकी संख्या घटकर सिर्फ 1827 रह गई। बाघ की संख्या घटने के कई सारे कारण हैं, जैसे कि बाघों को मारकर उसके खाल और हड्डियों का अवैध रूप से व्यापार करना, जंगलों का काटना, इसीलिए यहाँ पर शिकारी और गैर कानूनी व्यापार करने वाले लोग सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, इंसानों की जनसंख्या बढ़ना इत्यादि। अब देखो, पूरी दुनिया के 2/3 बाघ भारत और नेपाल में है, लेकिन बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए और पूरे जंगल के इकोसिस्टम को सुरक्षित करने के लिए 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई और इसके तहत देश में 27 बाघ रिजर्व बनाए गए, जैसे कि उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सारिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व, केरल में पेरियार बाघ रिजर्व इत्यादि। तो हमने यहाँ पर बाघ परियोजना को अच्छे से समझ लिया है। तो अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है समुदाय और वन संरक्षण। तो देखो, भारत के कुछ क्षेत्रों में जो स्थानीय समुदाय है वो खुद अपने जगह के वन और वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। जैसे कि पहले हम बात करते हैं सारिस्का बाघ रिजर्व की। तो यहाँ पर हुआ ये था कि जो सरकार थी वो सारिस्का बाघ रिजर्व में खनन करने लगती है और खनन से जंगल को नुकसान होता, इसीलिए वहाँ के समुदायों ने इसका विरोध किया और आंदोलन करने लगे। और इस आंदोलन का परिणाम ये आता है कि सरकार को खनन रोकना पड़ता है। दूसरा हम बात करते हैं राजस्थान के अलवर जिले की। तो यहाँ पर हुआ ये था कि 5 गांव के लोगों ने मिलकर ये फैसला लिया कि 1200 हेक्टेयर में फैले वन भूमि को हम संरक्षित करेंगे और उन्होंने अपने मन से ही उस वन भूमि को सेंचुरी घोषित कर दिया और उस सेंचुरी का नाम रखा भैरवदेव डाकब सेंचुरी। वहाँ के लोगों ने उस सेंचुरी को संरक्षित करने के लिए खुद से ही कई सारे नियम बनाए और वन की देखभाल करना शुरू कर दिया कि कोई शिकार तो नहीं कर रहा है, और साथ ही साथ बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवों को बचाते हैं। तीसरा हम बात करते हैं चिपको आंदोलन की। तो इसमें हुआ ये था कि 1972 ईस्वी में भारत के उत्तराखंड में, जो उस समय पर मध्य प्रदेश का हिस्सा था, वहाँ के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे थे। तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने आंदोलन शुरू किया और जो स्थानीय लोग थे वो पेड़ से चिपक कर खड़े हो गए और उन लोगों का कहना था कि पहले मुझे काटो फिर पेड़ को काटना, क्योंकि जब तक हम जिंदा है तब तक हम पेड़ को कटने नहीं देंगे। इस आंदोलन का परिणाम ये आया कि जो ठेकेदार थे उसे लौटना पड़ा और इस तरह से लोगों ने वनों का संरक्षण किया। चौथा हम बात करते हैं अमृता देवी वन्य संरक्षण की। तो देखो, अमृता देवी राजस्थान के बिश्नोई गांव की रहने वाली थी। तो अब हुआ ये कि 1731 ईस्वी में राजा के आदेश पर उनके कुछ आदमी वनों से लकड़ी काट रहे थे। तो अमृता देवी ने इसका विरोध किया और साथ ही साथ गांव वालों ने भी इसका विरोध किया। जब राजा को ये बात पता चली तो उन्हें पश्चाताप हुआ और अपने राज्य में वनों की कटाई पर रोक लगा दी।
अब देखो 487 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध ने कहा था कि जो पेड़ होता है वो एक ऐसा जीव होता है जो दयालुता और परोपकार से भरा हुआ है। यह अपने भरण पोषण के लिए कुछ भी नहीं मांगता, लेकिन यह हमें सब कुछ दे देता है। यहाँ तक कि पेड़ इतना दयालु होता है कि जो उसे काटने आया होता है उसे भी छाया दे देता है। तो यहाँ पर हमने समुदाय और वन संरक्षण को अच्छे से समझ लिया है। तो अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान। तो देखो, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो नियम और कानून बनाए गए हैं उसे दो वर्गों में बांटा गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय नियम और दूसरा राष्ट्रीय कानून। तो इन दोनों को हम एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून को। तो जब दो या दो से अधिक देश मिलकर वन्य जीवों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए आपस में नियम, कानूनी प्रावधान या समझौते बनाते हैं तो उन्हें ही अंतर्राष्ट्रीय नियम कहा जाता है। जैसे कि पहला 1968 ईस्वी का अफ्रीकी कन्वेंशन, जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए किया गया था। दूसरा 1971 ईस्वी का रामसर कन्वेंशन, जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स का कन्वेंशन था। तीसरा 1972 ईस्वी का विश्व प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण अधिनियम। इसके तहत दुनिया भर की उन जगहों को सुरक्षित किया जाता है जो प्रकृति या संस्कृति के लिहाज से बहुत अनमोल है। तो अब हम समझते हैं राष्ट्रीय कानून को। तो भारत विश्व में उन देशों में से है जिसमें पर्यावरण तथा वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रावधान संविधान में किया गया है। जैसे कि पहला जो संविधान की धारा 21 है वो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के नियम है। दूसरा वन्य जीव सुरक्षा एक्ट 1972, नियमावली 1973 और संशोधित एक्ट 1991 के अंतर्गत पक्षियों तथा जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। तीसरा वन संरक्षण एक्ट 1980 और नियमावली 1981 के अंतर्गत वनों के संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान बड़े प्रभावशाली है। तो हमने यहाँ पर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान को अच्छे से समझ लिया है। तो अब हमारा अगला और इस चैप्टर का अंतिम जो टॉपिक है वह है वन्य जीव एवं जैव विविधता की उपयोगिता। तो प्राकृतिक अधिवासीय वातावरण में विकसित होने वाले पौधों और जंतुओं को वन्य जीव कहते हैं और पृथ्वी पर पाए जाने वाले वन एवं वन्य जीव में विभिन्नता को ही जैव विविधता कहा जाता है। और ये जो वन्य जीव है उसे दो भागों में बांटा गया है। पहला पादप यानी कि फ्लोरा और दूसरा जंतु यानी कि फौना। तो इन दोनों को हम एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं पादप यानी कि फ्लोरा को। तो पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे और वनस्पतियां हैं तो उन सबको पादप कहा जाता है। और अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं और इन्हें आमतौर पर 8 वनस्पतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो पहला है पश्चिमी हिमालय वनस्पतिक क्षेत्र। तो इस क्षेत्र का विस्तार कश्मीर से उत्तराखंड के कुमाऊं तक है और यहाँ पर चीर, देवदार और कोनकारी वृक्ष का फैलाव है। और जैसे जैसे पहाड़ों पर ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे वृक्षों की प्रजातियां में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। और अधिक ऊंचे क्षेत्रों में यानी कि लगभग 4750 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन वनों का विस्तार देखने को मिलता है जो बहुत ठंडे मौसम में उगते हैं। दूसरा है पूर्वी हिमालय वनस्पतिक क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में ओक, छोटी बेंत तथा फूलों वाले सदाबहार वृक्ष मिलते हैं। तीसरा है असम वनस्पतिक क्षेत्र। तो ये ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी के बीच का क्षेत्र है। यहाँ मुख्य रूप से सदाबहार वन मिलते हैं और सदाबहार वनों के बीच बीच में घने बांसों एवं लंबी घासों के झुरमुट मिलते हैं। चौथा है सिंधु मैदान वनस्पतिक क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदान को शामिल किया गया है और यहाँ पर मुख्य रूप से बबूल, नागफनी, खेजरी, आक इत्यादि पौधे देखने को मिलते हैं। पांचवा है गंगा की मैदानी वनस्पतिक क्षेत्र। तो अरावली से बंगाल और उड़ीसा के बीच के क्षेत्र को इसके अंतर्गत रखा गया है। यह क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ वन बहुत कम विस्तृत है और जहाँ तहाँ बांस, साल, खैर, तेंदु इत्यादि के वृक्ष देखने को मिलते हैं। छठा है दक्षिण का पठारी वनस्पतिक क्षेत्र। तो इसमें पूरा दक्षिण का पठारी क्षेत्र सम्मिलित किया गया है और यहाँ पर पतझड़ वाले वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जंगली झाड़ियाँ देखने को मिलती है। सातवां है मालाबार वनस्पतिक क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत पश्चिमी तटीय क्षेत्र को रखा गया है और यहाँ पर गर्म मसाले, सुपारी, नारियल, रबर के वृक्ष, काजू, चाय एवं कॉफी के वृक्ष पाए जाते हैं। आठवां है अंडमान वनस्पतिक क्षेत्र। तो यहाँ पर सदाबहार, अर्ध सदाबहार एवं समुद्री तटीय जंगल पाया जाता है। अब देखो, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार
भारत में 47,000 पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं और उसमें से 15,000 प्रजातियां वाहिनी वनस्पति हैं। वाहिनी वनस्पति का मतलब ये है कि जिस पेड़ पौधों में पानी और भोजन पहुंचाने के लिए जाइलम और फ्लोएम नलिकाएं होती है उसे वाहिनी वनस्पति कहा जाता है। और ये जो 15,000 वाहिनी वनस्पतियां हैं, इसका 35% प्रजाति देसी है जो विश्व में और कहीं नहीं पाई जाती, सिर्फ भारत में ही पाई जाती है। तो अब हम समझते हैं जंतु यानी कि फौना को। तो देखो, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि कोलकाता में है, उसके अनुसार भारत में जीव जंतुओं की कुल 89,451 प्रजातियां पाई जाती है, जिनको कई वर्गों में रखा गया है। तो हम वर्गों को एक बार देख लेते हैं। तो पहला है अद्य जीव यानी कि प्रोटिस्टा। तो इसमें 2,577 प्रजातियां हैं और इसके उदाहरण हैं अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि। दूसरा है आर्थ्रोपोडा। तो इसमें 68,389 प्रजातियां हैं और इसके उदाहरण हैं चींटी, मक्खी, मच्छर, तितली, मकड़ी इत्यादि। तीसरा है मोलस्क। तो इसमें 5,000 प्रजातियां हैं और इसके उदाहरण हैं घोंघा, सीप, ऑक्टोपस इत्यादि। चौथा है अन्य अकशेरुकी। तो इसमें 8,329 प्रजातियां हैं और इसके उदाहरण है केंचुआ, जोंक, जेलीफिश इत्यादि। पांचवा है प्रोटोकॉर्डेटा। तो इसमें 119 प्रजातियां हैं और इसके उदाहरण हैं एम्फीऑक्सस, हार्डमानिया इत्यादि। ये सब समुद्र के तलहटी में रहते हैं। छठा है मछलियाँ। तो इसमें 2,546 प्रजातियां हैं और इसके उदाहरण है रोहू, शार्क इत्यादि। सातवां है अभयचर, जिसे उभयचर भी कहा जाता है। तो इसमें 209 प्रजातियां हैं और इसके उदाहरण है मेढक, टोड इत्यादि। आठवां है सरीसृप। तो इसमें 456 प्रजातियां हैं और इसके उदाहरण है सांप, छिपकली, कछुआ इत्यादि। नौवां है पक्षी। तो इसमें 1232 प्रजातियां हैं और इसके उदाहरण है कबूतर, तोता इत्यादि। और 10वां है स्तनपायी। तो इसमें 390 प्रजातियां हैं और इसके उदाहरण है मनुष्य, गाय, शेर इत्यादि। अब देखो, प्रजातियों की इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी इनमें से कई जीव विलुप्त होने के कगार पर हैं। इसीलिए इनके संरक्षण के लिए सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं और देश में 89 उद्यान और 400 वन्य प्राणी उद्यान विकसित किए हैं। और इन सभी संरक्षित क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल लगभग 1.56 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर हमने वन्य जीव एवं जैव विविधता की उपयोगिता को अच्छे से समझ लिया है। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको कुछ फैक्ट बता रहा हूँ जिसे आपको याद रखने हैं क्योंकि ये एग्जाम के हिसाब से जरूरी है। तो पहला फैक्ट ये है कि एशिया में धान को 4 प्रमुख बीमारियों से बचाने के लिए ओर्जिया निवारा नाम की एक अकेली जंगली भारतीय चावल की प्रजाति के जिन्स का उपयोग किया जाता है। दूसरा फैक्ट ये है कि मॉर्फिन का उपयोग दर्द निरोधक के लिए किया जाता है और इसे पापावेर सोनीफेरम नाम के पौधे से प्राप्त किया जाता है। तीसरा फैक्ट ये है कि क्यूनाइन मलेरिया के लिए उपयोगी है और इसे चिंचोना लेडजेंड्रियाना नाम के पौधे से प्राप्त किया जाता है। चौथा फैक्ट ये है कि टेक्सोल कैंसर रोगी औषधि है जो एक प्रकार के सदाबहार वृक्षों के छाल टेक्सस बेकट्टा एवं टी ब्राविफोलिया से प्राप्त किया जाता है। तो ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है और आगे आपको किस चैप्टर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और हाँ देखो, जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर करो क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।